ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत की भी बात करें तो हम दिल्ली सल्तनत तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान के बारे में डिटेल्ड स्टडी कर ली है। आज बारी है रजिया सुल्तान के अगले शासकों के बारे में पढ़ने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को, वो भी बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक चला। बहराम शाह इल्तुतमिश के तीसरे नंबर के बेटे थे। तुर्क अमीरों ने रजिया को राजपद से हटा करके बहराम शाह को दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान के बारे में तो आपको पता ही है कि जब वो दिल्ली की शासिका बनी तो वहाँ पर अचानक में बहुत सारे विद्रोह होने लगे। कई सारे लोगों ने स्त्री के अंडर में काम करने से मना कर दिया और इन विद्रोहों को दबाते दबाते, इनसे संघर्ष करते हुए षड्यंत्र के तहत उनको रजिया सुल्तान को मार डाला गया। ठीक है दोस्तों, तो जब रजिया सुल्तान को राजपद से हटाया जा रहा था उस समय दिल्ली के शासन पर दिल्ली का जो सुल्तान बनाना था वो बहराम शाह को बनाने का फैसला किया। कौन किया? दिल्ली के तुर्क के सरदारों ने। ठीक है, जो तुर्की सरदार थे उन्होंने ये फैसला किया कि बहराम शाह को अब हम अगला शासक बनाते हैं। उस समय सुल्तान और तुर्क सरदारों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा था। उस समय क्या हुआ था, तुर्क सरदार जो थे वो चाहते थे कि अपनी रीच को बढ़ाएं, यानी कि वो अपनी पावर्स को बढ़ाएं। जो पावर्स पहले सुल्तान के अंदर समाहित होती थी, तुर्की सरदार चाहने लगे कि वो पावर्स अब हमको भी मिल जाएं। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, सुल्तान और तुर्क सरदारों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा था। राज्य में बहुत सारे विद्रोह भी देखे जा सकते थे। तुर्क सरदार अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। इन तुर्क सरदारों ने रजिया के सुल्तान बनने के बाद एक सबक सीख लिया। वो सबक कौन सा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन संपूर्ण शक्ति सुल्तान को नहीं देना चाहिए। बस इसी सिद्धांत पर तुर्क सरदार चलने लगे। सुल्तान की शक्तियों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए तुर्क सरदार बार बार विचार करते रहते थे। तभी उन्होंने एक पद का सृजन किया जिसका नाम था नायब ए मुमालिकात। तो दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है। इस पूरे रुकनुद्दीन बहराम शाह को जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो पतन का कारण बनेगा वो बनेगा नायब ए मुमालिकात नाम का पद। ठीक है, तो ये वाला जो पद था नायब ए मुमालिकात, इसको नायब के नाम से भी जाना गया। इस पद का सृजन किया तुर्की सरदारों ने। इस पद वाले व्यक्ति के पास सुल्तान की समस्त शक्तियों तथा अधिकारों का समावेश था। जो ये वाला पद था ये पूरे राज्य में, ठीक है, पूरे जो भी शासन था उनका, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद था वो नायब का ही पद था। ठीक है, इसमें सुल्तान की सारी शक्तियों और अधिकारों का समावेश था। ठीक है, जब रजिया को राजपद से हटाया गया और बहराम शाह को दिल्ली का नया सुल्तान बनाया गया तो केवल इसी शर्त पर बनाया गया कि वो मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नायब ए मुमालिकात के पद पर नियुक्त करे। ठीक है दोस्तों, जब रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया गया और उसकी जगह पे जब बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया तो बहराम शाह के सामने एक शर्त रखी गई कि आपको हम तभी सुल्तान बनाएंगे जब आप मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नायब ए मुमालिकात के पद पर नियुक्त करो। ठीक है, ऐतगीन इस पद पर आने के बाद में समस्त सत्ता अनौपचारिक रूप से अपने हाथ में ले ली। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ही था कि जो नायब का पद था वो कितना ज़्यादा पावरफुल पद था। जैसे ऐतगीन उस पद पर आया वैसे ही उसने अनौपचारिक रूप से सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। ऐतगीन को ही यह पद क्यों मिला? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इतना पावरफुल पोस्ट है तो ऐतगीन में ऐसी क्या खास बात थी कि ऐतगीन को ही ये पद दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि एक तुर्की सरदार था जो कि बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था हर चीज़ में। ठीक है, और दोस्तों इसने ही रजिया के खिलाफ पहला विद्रोही षड्यंत्र किया था। ठीक है, इसी ने क्या किया था, पहला विद्रोही षड्यंत्र जो रजिया के खिलाफ किया था वो इसी ने किया था। और दोस्तों, जो
ये एतगीन था, ये रजिया के शासनकाल में अमीर ए हाजिब के पद पर था। किस पद पर था? अमीर ए हाजिब। और जो ये पद है अमीर ए हाजिब, इसका मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख। ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती थी, ठीक है। सुल्तान से ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट में इसकी गिनती होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर सुल्तान की जो पावर्स हैं उनसे भी ज़्यादा एक पावर वाली पोस्ट बना दी गई, ठीक है, जिसका नाम था नायब ए मुमालिकात। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रतिष्ठित सुल्तान के लिए इस पद को, जो नायब वाला पद है, इस पद को लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं था, क्योंकि ये तुर्क अमीर इस पद के सहारे सुल्तान की सभी शक्तियों को पूर्णतया खत्म कर देते, ठीक है। इस शक्तियों के दम पे क्या करते, सुल्तान बस नाम मात्र का रह जाता। सारी शक्तियां वो धीरे धीरे अपने हाथ में ले लेते और सुल्तान बस फालतू का एक राजगद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति हो जाता, बस उसके पास शक्तियां रही ना जाती। ये प्रतिष्ठित सुल्तान के लिए एक बहुत ही शर्म की बात थी। एतगीन को यह पद मिलते ही उसने अपना असली रूप सबको दिखाना शुरू कर दिया। इसने अपनी खुद की सेना, अपना खुद का हाथी रखना शुरू कर दिया, अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसे देखकर बहराम शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो जो सुल्तान थे दिल्ली के, बहराम शाह, वो परेशान हो गए कि ये क्या कर रहा है, ये अपनी सेना क्यों बना रहा है, ये अपने हाथी क्यों बना रहा है, अपने हथियार क्यों रख रहा है अपने पास, जबकि ये सारे जो कार्य थे वो तो सुल्तान के हक में आते थे। सेना बनाना, सेना रखना, ठीक है, हाथी घोड़े रखना, ये सब किसके अंडर में आता है, सुल्तान के हक में आता है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, नायब, जो नायब था एतगीन, वो ये सब काम करना शुरू कर दिया। इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए बहराम शाह। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, ये तो हमारा काम है, ये क्यों कर रहा है। बहराम शाह की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ने लगी और एक दिन परेशान होकर एक षड्यंत्र के तहत उसने एतगीन को मार डाला, ठीक है। बहराम शाह इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि ये एतगीन क्या कर रहा है, ये तो मतलब मुझे राजा के पद से एक तरीके से हटाना चाह रहा है। इसलिए इसने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत उस एतगीन को, ठीक है, नायब को मार डाला। यहाँ से अब एक विद्रोह का माहौल बन गया, ठीक है दोस्तों। इस युग में तुर्क सरदार का वध करना एक बहुत ही भयानक कार्य था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तुर्की सरदारों के पास ही सारा पावर्स हैं, सुल्तान तो बस नाम मात्र के हैं, उसके बाद भी आपने तुर्की सरदार को मार दिया। तुर्की सरदार का वध करना इस काल में एक बहुत ही भयानक कार्य था। लेकिन तुर्क सरदारों की आपसी फूट के कारण ये सुल्तान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाए, ठीक है। आज जब हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें एकजुट होकर आवाज़ उठाना होता है, ठीक है, पूरी एकता के साथ यूनाइटेड होकर। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपसी फूट में सब मरे पड़े थे, ठीक है। वो सब आपस में ही लड़ते रहते थे कि कौन कितना पावरफुल है, अपने आप को सिद्ध करने के लिए वो एक दूसरे से ही आपस में लड़ते रहते थे। तो यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा मिला बहराम शाह को। कोई भी तुर्की सरदार सुल्तान के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पाया, जबकि सुल्तान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुर्क सरदार को मार डाला। एतगीन का वध करने के बाद में बहराम शाह को कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। ये सोच रहे थे कि चलो हम इनको मार देते हैं बहराम शाह को, और जो इनका नायब वाला पद है उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ इनको। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था बदरुद्दीन शंकर रूमी, जो कि अमीर ए हाजिब के पद पे था, ठीक है। अभी वो कौन से पद पे था, अमीर ए हाजिब के पद पर। लेकिन जैसे ही एतगीन मर गया तो इसने क्या किया, अमीर ए हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी ने नायब के पद की सारी शक्तियां हड़प ली। एक तरीके से नायब वाला जो पद था, ठीक है, नायब ए मुमालिकात, वो उस पद पर ये बैठ गया जाके, बदरुद्दीन शंकर रूमी। अब जो काम एतगीन करता था अब वो बदरुद्दीन शंकर रूमी करने लगा। तो इससे बहराम शाह को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। बहराम शाह द्वारा दिल्ली का ये शासन संभाला नहीं जा रहा था। आंतरिक विद्रोह बढ़ते जा रहे थे, इतने ज़्यादा विद्रोह बढ़ते रहे कि इनको दिल्ली का जो शासन है वो संभालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इसी बीच में सन 1241 ईस्वी में मंगोल नेता तायर, जिसे ताइर के नाम से भी जानते हैं, उसके नेतृत्व में उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। पंजाब को जो आक्रमण किया उसके बाद में वहाँ से उसने बहुत सारे लूटपाट किया। दोस्तों मंगोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मंगोल का खतरा बहुत ही ज़्यादा मंडरा रहा था भारत के ऊपर।
मंगोल नेता जो थे वो सारे के सारे एक से बढ़कर एक क्रूर नेता थे। वो जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी आक्रमण करते थे, वो वहाँ के जानवरों तक को नहीं छोड़ते थे, वो सबको मार डालते थे, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, किसी को भी नहीं छोड़ते थे, वो सबको मार डालते थे और बहुत ही क्रूरता से मारते थे। वो मुस्लिम राष्ट्रों को एक एक करके सबको हराना शुरू कर दिए, बहुत हराया उसने सबको। भारत पर भी उस समय मुस्लिम जो तुर्की सरदार थे, ठीक है, उन्हीं का राज चल रहा था एक तरीके से। तो एक तरीके से खतरा हमेशा भारत के ऊपर बना रहा। तो इसी बीच में हम देखते हैं कि 1241 ईस्वी में जो मंगोल का नेता है जिसका नाम था तायर, उसके नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण हुआ और उसने बहुत सारा वहाँ पे लूटपाट किया। इसी बीच में सुल्तान ने अपने वजीर को मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सेना ले जाकर सीमा के क्षेत्रों में तैनात करने को कहा। तो इन्होंने, सुल्तान ने क्या कहा, उस समय के जो वजीर थे उनसे कहा कि चलो अब मंगोल आक्रमण से हमें बचना ही है, तो बॉर्डर पे जाओ और अपने सेना लेके वहीं खड़े रहो। ऐसा ना हो कि वो वहाँ से घुसे और हमारे पास डायरेक्ट आक्रमण कर दे, तो तुम लोग वहाँ पे जाओ और देखभाल करो, ठीक है, वो अंदर नहीं आने चाहिए। वजीर ने वहाँ पर एक षड्यंत्र रचा। जब वजीर अपनी सेना लेके जा रहा था तो उसने वहाँ पर एक षड्यंत्र रचा और सुल्तान के विरुद्ध ही उसने सेना को भड़का दिया। सेना को भड़का दिया उसने, सुल्तान के खिलाफ ही भड़का दिया, ठीक है। उसने सेना को बोला कि सुल्तान ने मुझे आप लोगों को रास्ते में ही ख़त्म करने का आदेश दिया है, और उसने झूठा आदेश पत्र भी दिखा दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हुआ, वजीर ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत उसने अपने सारे सेना से कह दिया कि तुम सबको मैं मारने के लिए भेजा गया हूँ, मुझे भेजा है सुल्तान ने और मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उसने एक झूठा आदेश पत्र भी दिखा दिया और उसने बोला कि देखो मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ, मैं तुम्हें ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन जो सुल्तान है वो तुम लोगों को ख़त्म करना चाहता है। आदेश पत्र को देखकर सेना एकदम भड़क गई और उसने सुल्तान को उसके पद से हटाने के लिए दिल्ली की ओर वापस चली गई। बॉर्डर जाए भाड़ में, उसने बॉर्डर को छोड़ा और वो दिल्ली की तरफ वापस चल दिए। मई 1242 ईस्वी में सुल्तान बहराम शाह का वध कर दिया गया, ठीक है। मई 1242 ईस्वी में इसी षड्यंत्र के तहत में क्या किया गया, सुल्तान बहराम शाह का वध कर दिया गया। सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह की मृत्यु के बाद में तुर्क सरदार जिसका नाम था किस्लू खान, उसने दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया अपने आप को, ठीक है। किस्लू खान ने क्या किया, अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन अन्य तुर्की सरदारों ने इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। बाकी के जो तुर्की सरदार थे उन्होंने किस्लू खान से कहा कि चलो हटो, तुम राजा नहीं बन सकते, ठीक है, तुम सुल्तान नहीं बन सकते, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। अंत में फिरोज शाह के पुत्र जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह, उसको राजगद्दी दे दी गई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, फिरोज शाह, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बहराम शाह। तो बहराम शाह के जो भाई थे, ठीक है, जिनका नाम था फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह हमने पढ़ा ना, तो उनके जो बेटे थे जिनका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह, उनको राजगद्दी दे दी गई, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट देखते हैं। इस घटनाक्रम से दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली कि अब सुल्तान की सारी शक्तियाँ नाम मात्र की रह गईं, ठीक है। यहाँ पे अब शक्तियाँ सारी नाम मात्र की रह गई, वह एक कठपुतली की तरह कार्य करने लगा और तुर्क अमीर शक्तिशाली हो गए। ये तो एक बात। दूसरी बात ये थी कि उनकी आपसी फूट के कारण, यानी तुर्की सरदारों की आपसी फूट के कारण कोई भी तुर्की सरदार सुल्तान नहीं बन सकता था, ठीक है। जैसे कोई तुर्की सरदार सुल्तान बनने के लिए जाता था, वैसे दूसरे जो तुर्की सरदार थे वो उनको हटा देते थे, कहते थे तुम नहीं बन सकते, आपस में विद्रोह होने लगते थे। लेकिन वहीं पर जब इल्तुतमिश के वंशज का कोई बन रहा है तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो कहते थे ठीक है इल्तुतमिश का कोई भी वंशज बन जाए, वैसे भी पावर्स तो इनके पास रहनी नहीं है, पावर्स तो हम तुर्की अमीरों के पास रहनी है, इसलिए उस समय कोई आपसी विद्रोह नहीं होता था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम दो बातें देखते हैं। पहली बात तो ये कि जो सुल्तान बनेगा वो तुर्क अमीर नहीं हो सकता, और दूसरी बात है कि जो भी सुल्तान बनेगा वो एक कठपुतली की तरह ही कार्य करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिरोज शाह तो चलो मर गए, ठीक है। अब आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले शासकों के बारे में जो अगले सुल्तान हुए हैं, ठीक है। 2 वीडियो आएंगे और उसके बाद में हमारा दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको दिल्ली सल्तनत बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।